डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं बीना सिंह। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ग्रासरूट्स इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स किए प्रदान। कहा, भारत ने नवाचार के क्षेत्र में की अभूतपूर्व प्रगति। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, स्टार्टअप के क्षेत्र में जो 70 वर्षों में नहीं हो सका वो 9 सालों में हुआ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश दौरा। अंजौर जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का किया शुभारंभ। सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के सशक्तिकरण के लिए स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम का भी तोहफा। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज से देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में 2 दिवसीय मॉक ड्रिल। अस्पतालों में कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का हो रहा है आकलन। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री येमीन जाबारोवा का भारत दौरा। भारतीय विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव संजय वर्मा से दिल्ली में की मुलाकात। यूक्रेनी उप विदेश मंत्री ने डेमोक्रेसी, डायलॉग और डाइवर्सिटी के पीएम मोदी के मंत्र को सराहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगी शामिल। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आज से युगांडा और मोजाम्बिक का 6 दिवसीय दौरा। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर होगी चर्चा। ताइवान के आसपास लगातार तीसरे दिन चीन का आक्रामक युद्ध अभ्यास। हथियारों से लैस विमानों ने लक्ष्यों को बनाया निशाना। ताइवान ने 70 चीनी लड़ाकू विमानों और 11 पोतों की तैनाती का किया दावा। ताइवानी राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे से बिफरा हुआ है चीन। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जॉयंट्स होंगे आमने सामने। पिछले मैच में केकेआर के हाथों हारने वाली आरसीबी की नजर जीत के ट्रैक पर लौटने पर। वहीं लखनऊ के स्पिनर्स बढ़ा सकते हैं आरसीबी की परेशानी। और अब विस्तार से समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के 11वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रासरूट्स इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स प्रदान किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत ने नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक वक्त था जब देश में 350 स्टार्टअप थे, लेकिन अब 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप देश में हैं। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 9 वर्ष में हुआ है। 2014 से पहले भारतवर्ष में मात्र 350 या 400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज उनकी संख्या बढ़कर के 90,000 से अधिक हो गई और 100 से अधिक यूनिकॉर्न। ये बात कोई सामान्य नहीं है, बड़ी असाधारण सी बात है। इतना बड़ा क्वांटम जंप, यदि आप दूसरे शब्दों में देखें तो 300 टाइम्स ग्रोथ, जो शायद 70 वर्ष में ना हुआ वो 9 वर्षों में संभव हुआ। 300 गुना वृद्धि मुझे लगता है किसी विश्व के और देश में इस प्रकार का दृश्य देखने को नहीं मिला होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में भारत ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को लेकर के
भारत ने अनेकों आयाम हासिल किए हैं और आज ये कहा जा सकता है कि भारतवर्ष दुनिया के प्रथम श्रेणी के देशों में खड़ा है। और ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से ही विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को उच्चतम प्राथमिकता दी, वैज्ञानिकों को और वैज्ञानिक के साथ जुड़े विषयों को इज्जत दी और साथ ही साथ व्यक्तिगत रुचि एवं हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने अनेकों नए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए, योजनाएं प्रारंभ की, जो नवाचार को भारतवासियों के जीवन का एक हिस्सा बना सके। अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अंजाव जिला के किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों में रोजगार और विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ पलायन रोकने के लिए की है। मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में और 46 ब्लॉकों में चरण है, प्रथम चरण में समाहित किया गया है। अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की लुक ईस्ट नीति के कारण अब पूर्वोत्तर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो देश के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों के लिए भर्तियों, शारीरिक और चिकित्सा परीक्षणों जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सभी पहलुओं पर विचार किया था, इसलिए हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। ध्यान रहे कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा था। योजना के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा था कि ये योजना राष्ट्रीय हित में ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी ताकि सशस्त्र बल बेहतर हों। पिछले साल 14 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को स्वीकृति दी थी। ये योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देती है। इस योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री अमीन जाबारोवा ने आज नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव संजय वर्मा से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। यूक्रेनी उप विदेश मंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता का जिक्र करते हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की भूमिका अग्रणी बताई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका के दौरे पर हैं। वित्त मंत्री वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुकी हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की 2023 की बैठकों में भाग लेंगे। साथ ही वे G20 बैठकों, निवेशक और अन्य संबंधित बैठकों में भी शामिल होंगी। ये बैठकें आज से 16 अप्रैल तक वॉशिंगटन डीसी स्थित WBG और IMF मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। वसंतकालीन बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेंगे। भारतीय वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री करेंगे। इसमें वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारी शामिल होंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रमुख कार्यक्रमों में विश्व बैंक विकास समिति और IMF समिति के पूर्ण सत्र, विश्व के अर्थशास्त्रियों और थिंक टैंक के साथ संवाद, विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श, राउंड टेबल बैठकों में वैश्विक व्यापार जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ संवाद और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करना शामिल है। वित्त मंत्री सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 से 13 अप्रैल को दूसरी G20 FMCBG बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। G20 सदस्य देशों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे और वैश्विक मुद्दों के व्यापक आयाम के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय चर्चाओं में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे ओडोंगो सहित देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वे जिंजा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इस विश्वविद्यालय का भारत से बाहर पहला परिसर स्थापित करने संबंधी सहमति पत्र पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होने की संभावना है। डॉक्टर जयशंकर युगांडा में सौर ऊर्जा वाली जलापूर्ति परियोजना के भूमि पूजन समारोह में भी शामिल होंगे। वे युगांडा में व्यापार और उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों को भी संबोधित करेंगे और भारतवंशियों से बातचीत करेंगे। 13 से 15 अप्रैल तक डॉक्टर जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा पर रहेंगे। किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली मोजाम्बिक यात्रा होगी। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर मोजाम्बिक के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वे संयुक्त आयोग के 5वें सत्र में मोजाम्बिक की विदेश मंत्री वेरोनिका मकामो के साथ बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कई मंत्रियों और मोजाम्बिक की संसद के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। युगांडा और मोजाम्बिक की यात्राओं से इन दोनों देशों के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया और कहा कि गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वे अवांछनीय व्यवसायी से मिलते थे। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी विदेश में जिन व्यापारियों से मिलते हैं उस मुलाकात का एजेंडा क्या होता है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी भारत विरोधी व्यवसायियों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। चलिए उनका विषय है, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन चुका है, इंग्लैंड से आगे निकल चुका है। भारत का आईटी सेक्टर, भारत का डिजिटल सेक्टर, भारत का स्टार्टअप सेक्टर। याद करिए कि जब कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने दुनिया में अपना परचम लहराया तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन है। तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने बोफोर्स पर कुछ नहीं कहा और ना ही क्वात्रोकी को जब भगाया गया तो उस पर कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त रही है।
पश्चिम बंगाल में किस तरह समाज के कमजोर वर्गों पर सत्ताधारी टीएमसी पार्टी जुल्म कर रही है, ये हाल ही में आए एक वीडियो से जाहिर हो रहा है। भाजपा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने एक वीडियो साझा किया जिसमें 3 जनजातीय समुदाय की महिलाओं को जमीन पर लेटकर दंडवत परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है। मजूमदार का आरोप है कि ये जनजातीय समुदाय की महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन टीएमसी के दबंग कार्यकर्ताओं ने उनकी वापसी सुनिश्चित की। टीएमसी में वापसी के साथ ही दंड स्वरूप इन जनजातीय समुदाय की महिलाओं की ये दुर्गति की गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 3 जनजातीय समुदाय महिलाओं पर निरंकुशता की घटना के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं निरंकुशता के खिलाफ जांच और महिलाओं और आदिवासियों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करता हूं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर दंगों के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तथ्यान्वेषी समिति की अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट में कमेटी ने कहा कि दंगे पूर्व नियोजित और भड़काए गए थे। The disturbances and incidents that have taken place during the Ram Navami celebrations. We have seen the nature of violence, nature of attack, and what is more worrying is the occurrence of these type of instances is not alone in West Bengal. Various places it also take place. Police did not take any steps to prevent it. On the other hand, we have seen, and from the experience of the people also, that police either was mute spectator और वो रहने से वो जो लोग दंगा कर रहे थे उनको हिम्मत आया कि ये पुलिस वाले जब तक यहाँ हमको कुछ नहीं होगा हम उसको अटैक कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से दिल्ली में आज से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्य और राज्य की बिजली कंपनियां समीक्षा योजना और निगरानी के लिए बैठक करेंगी। बैठक के पहले दिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि मॉडर्न इंडिया के लिए मॉडर्न ऊर्जा का सिस्टम होना चाहिए। आज खेल पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के पिंजौर हवाई अड्डे पर आयोजित नेशनल एरो मॉडलिंग फेलोशिप प्रोग्राम के दौरान शीतल महाजन ने 5100 फीट की ऊंचाई से डाइव लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह इस दौरान पावर्ड हैंग ग्लाइडर उड़ा रहे थे। किसी महिला द्वारा बनाया गया ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला स्काई डाइवर ने इस साहसिक खेल में भाग ले रहे किसी वर्तमान सांसद के हैंग ग्लाइडर से पैराशूट जंप लगाई हो। गौरतलब है कि एरो क्लब ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त संस्था फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिकल इंटरनेशनल इन इंडिया का हिस्सा है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।